लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। में 26 अप्रैल को मेवाड़ की 4 लोकसभा सीटों पर, मेवाड़ वागड़ की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे। इसी बीच में देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो बैकबोन कही जाती है वह है इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यापारी। तो उदयपुर के ही हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ सदस्य हैं जो यहाँ के बड़े बड़े व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो एक तरह से उदयपुर की बैकबोन कही जाती है। उनसे जानेंगे कि वह क्या चाहते हैं, पिछले 10 साल में क्या हुआ, आगे उनकी क्या उम्मीदें हैं, व्यापार को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। आपका स्वागत है सर। क्या लगता है आपको पिछले 10 साल के जो केंद्र की सरकार देखे और आने वाले समय में भी चुनाव है, तो क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से समझते हैं इस सरकार को? इस सरकार का कार्यकाल बहुत अच्छा है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगला जो 5 साल है वो भी अच्छा रहेगा। 10 सालों में इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, पर साथ ही 2-3 व्यापारियों के लिए हित के काम नहीं हुए हैं। व्यापारी जगत आशावादी है, इन आशा से टिका हुआ है कि ये सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। उसमें ये सबसे बड़ी चीज़ इनकी ये है कि FDDI में इन्होंने खुद ने विरोध किया भाजपा सरकार ने, और पहले 17% था, आज 67% हो गया। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या FDI में सबसे बड़ी चीज़ ये व्यापार ट्रेडर्स के हाथ से निकल के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है, और 67% का मतलब है 33% व्यापारी काम कर पा रहे हैं। और उसमें भी बहुत कट्टू मतलब अनुभव ये कह सकता हूँ कि व्यापारी जगत 80% व्यापार समेट के इन पूंजीपतियों के यहाँ नौकरी करनी पड़ जाएगी। अगर ये सरकार नहीं जगी तो 5 साल बाद इस सरकार को व्यापारी वर्ग अगर जग गया तो इसको आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। व्यापारी अपनी पूंजी खा रहे हैं 5 साल से, कोरोना के बाद से, और ये लोगों को महसूस हो रहा है कि हम कब तक ये काम करेंगे। दुकानें बिक रही हैं, पूंजी में अपनी खुद की व्यक्तिगत पूंजी नहीं रही हैं, किराया बढ़ता जा रहा है, तो इस व्यापार को करना बहुत कठिन है। और नई कानून पेचीदा इतनी बढ़ती जा रही हैं कि व्यापारी अपने आप को मुनीम समझने लग गया है। इतनी विसंगतियां लागू हो गई हैं कि एक फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, ये सब एक कट्टू सच तो ये है कि इतनी प्रणाली सीए करे वो व्यापारी को करना पड़ रहा है। अच्छा, ये भी देखा गया कि यह इसलिए की गई ताकि पहले अनियमितता काफ़ी बढ़ती जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि कई ऐसी चीज़ें सामने आती थी जो व्यापारी छुपाते थे, उनको जो सरकार तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए उन्होंने सरलीकरण करने के लिए ये चीज़। नहीं, सरलीकरण अच्छा है, और पहले भी छुपती नहीं थी। ये प्रोसीजर था, उसमें लोगों के पास इतने अकाउंटेंट नहीं थे, कंप्यूटराइज युग नहीं था, तो लोगों को लगता था कि चोरी हो रही है। पर अभी जो आधुनिकता आई है वो बहुत बेटर है। 1 नंबर का काम अगर सबसे बेटर काम रह गया है और व्यापार करने में आसानी रह रही है, पर व्यापारी का मार्जिन बहुत कम हो गया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये सरकार जब ये नए कानून बनाने जा रही है, नए संविधान बनाने जा रही है, 400 के पार की बातें की जा रही हैं, तो कम से कम एक व्यापारी वर्ग के लिए बहुत कुछ सोचा जाए। बिल्कुल। आप बताइए सर, आपका नाम बताइए और आप क्या देखते हैं, व्यापार किस स्थिति में है, क्या होना चाहिए? मैं आलोक पगारिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी हूं, और भामाशाह मार्ग सिंधी बाज़ार व्यापार मंडल, जो शहर का अंदरूनी भाग और अंदरूनी बाज़ार कहा जाता था, उसका मैं अध्यक्ष हूं। पिछले 10-5 सालों में जो हम महसूस कर रहे हैं, जब मोदी जी की सरकार आई तो देश को बहुत बड़ी उम्मीदें थी, आशाएं थी कि एक बहुत सुदृढ़ नेतृत्व में देश जाने वाला है। और अच्छा भी लगा हमको जब ये सुनते हैं कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया, लेकिन अगर मूल में आप जाएं और अंदरूनी हालात देखें शहर के, तो वो बहुत ही विस्फोटक हो गए हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो गया, जबकि वो सिटी स्मार्ट हुई नहीं, वो सिटी बद से बदतर हो गई। कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, व्यापार, जैसा पूर्व में मेरे वक्ता ने कहा कि व्यापार कुछ चंद हाथों पे जाकर के सीमित हो गया है। आज अगर धनिया और मिर्ची भी रिलायंस जैसे उद्योगपति बेचने लग जाएंगे तो बेचारा मजदूर व्यापारी वर्ग जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, वो कैसे काम करेगा। मॉल्स के अंदर जो स्थिति हो गई है कि जिस तरह से उनकी परचेजिंग हो रही है, एक के साथ 3 फ्री, बाई 2 गेट 6, बाई 2 गेट 5, तो जो हालात हो गए हैं उस तरह से छोटा व्यापारी को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। हम पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं, चमक धमक की दुनिया आ रही है। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था हो जाएगा, 3री अर्थव्यवस्था हो जाएगा, चांद सितारों को हम छू रहे हैं, बड़े बड़े सपने हम देख रहे हैं, लेकिन अगर देश की मूल अर्थव्यवस्था जो हमारी टिकी हुई है, जो गरीब मजदूर व्यापारी किस्म के लोगों पर टिकी हुई है, उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। मतलब जो पूंजीपति, जो बड़े बड़े जो है, जो आप जैसे नाम भी लिया, तो उनकी द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी जो काम करते थे, वह नहीं होने चाहिए, और जो जिसका हक है वही मिलना चाहिए। मेरा बिल्कुल ये मानना है कि हमारा इतना बड़ा विशाल देश है, 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, यदि सारा ही काम अगर कुछ चंद हाथों में चला जाएगा तो हम अल्टीमेटली, ये आज से बहुत सालों पहले
बैंकॉक में और मलेशिया में भी हुआ था, लेकिन वहाँ के हालात आप देखो, पूंजीपतियों को जो वहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ कि धीरे धीरे सारी चीज़ें उनकी फॉरेन में चली गई और वहाँ के लोगों को अपना शरीर बेच करके जीवन चलाना पड़ रहा है। अगर ऐसी स्थितियाँ यदि आ जाएगी इस भारत के अंदर कि अगर हम लोग मजबूर हो जाएंगे, अगर हमारा हाथ व्यापार चला जाएगा, तो हमें अपने आप को, अगर मैं जिस व्यापार में काम करता हूँ, मान लो आज आप मानिए कि टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, उससे पहले मेरे पास वेडिंग कार्ड का बिजनेस था, हम कम से कम करोड़ों रुपए के कार्ड बेचते थे। लेकिन अभी जैसे जैसे व्हाट्सएप का जमाना आया और सारे के सारे कार्ड्स का हमारा बिजनेस व्हाट्सएप पे आ गया, और आज हमारा जहाँ 5 करोड़ का व्यापार था, आज हम 50 लाख पर सीमित हो गए। तो जहाँ बिजनेस बढ़ना चाहिए था, वहाँ आज हमारा बिजनेस 1/4 रह गया, तो हमको सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। सर से बात करेंगे। और सर आप बताइए कि जिस तरह से बताया इन्होंने कि बाजारवाद जो है पूंजीपतियों के हाथ में चला गया है, तो ये छोटे बड़े जो जैसे एक मॉल में कोई वस्तु मिलती है तो वो आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद हो गई क्योंकि उसको कम पैसों में मिल रही है। हमारे पहले जो वक्ता थे उन्होंने बिल्कुल सही बताया है, और मैं उदयपुर में ऑटोमोबाइल्स बिजनेस से ताल्लुक़ रखता हूँ। पहले हमेशा जो भी सरकार चल रही है उन्होंने कहा था कि एक देश एक टैक्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ख़ास करके ऑटोमोबाइल में 2 व्हीलर्स में एक मोटरसाइकिल या स्कूटर जो फैक्ट्री से निकलता है और हमारे ग्राहक के हाथ में जाता है, तब तक उस पर 48% टैक्स लग जाता है। यानी 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये तो वहीं हो जाती है। उसके बाद पहले 2 व्हीलर या 4 व्हीलर एक लग्जरी हुआ करती थी, लेकिन आज तो 2 व्हीलर एक नेसेसिटी हो गई है। हर गरीब अमीर सबको एक 2 व्हीलर चाहिए, उसके बगैर गांवों से लोग शहरों में आते हैं, शहर से गांवों में जाते हैं। तो इतना टैक्स हो गया है कि टैक्स, अच्छा एक ग्राहक हमारा गांव का एक मोटरसाइकिल खरीदता है तो 48% टैक्स तो पहले दे चुका है। एक कीमत 1 रुपये का जगह 2 रुपये तो पहले दे चुका है। फिर वो बेचारा फाइनेंस पे लेता है, तो ब्याज इतना लगता है, कहने का मतलब है कि उसकी ख़रीदने की कैपेसिटी से बाहर होता जा रहा है। तो हमारा व्यापारी वर्ग का निवेदन है कि टैक्सेस के ऊपर ध्यान दिया जाए। और दूसरा, जो ये फ्री बांटने की परंपरा है, जो हमारे देश में 3 तरह के लोग हैं, एक बहुत ज़्यादा गरीब हैं, एक मिडिल क्लास हैं और एक बहुत पैसे वाले हैं। बहुत पैसे वालों को फिक्र नहीं है, उनका व्यापार बढ़ता जा रहा है। जो गरीब है उनको सरकार फ्री दे रही है, उनके बच्चों को एजुकेशन फ्री मिल रही है, उनको हॉस्पिटल फ्री मिल रहा है, उनके घर अनाज पहुंचाया जा रहा है। और एक बेचारा छोटा सा व्यापारी है जो किराने की दुकान लेके बैठा है, उसके पास भी 2-3 बच्चे हैं, वो अपनी ना तो उसे कोई भी चीज़ फ्री मिलती है, ना महीने का पैसा मिलता है, और इतनी कमाई नहीं है कि वो अपने बच्चियों को एजुकेशन दे सके, उनको पढ़ा सकें, और वो बहुत दुखी है। और वो तादाद बहुत बड़ी है, जैसा कि हमारे चावत साहब ने अभी कहा, पगाले साहब ने भी कहा कि धीरे धीरे छोटे छोटे दुकानदार ख़त्म होते जा रहे हैं और वो लोग नौकरियों की तरफ जाने लग गए हैं कि चलो भाई, क्यों ऑनलाइन बिजनेस हो गया है, ऑनलाइन लोग चीज़ें मंगा लेते हैं। हमारा सरकार से निवेदन है कि आने वाली सरकार जो भी सरकार आए वो टैक्सेस के ऊपर ध्यान दे। आप बताएं सर, आप क्या समझते हैं पिछले 10 साल, उससे पहले या फिर अभी की क्या स्थिति और आगे क्या था? मेरा नाम विकास सुराना है और मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में संरक्षक के पद पे हूँ। मेरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। मेरा केवल यही निवेदन है सरकार से कि जो जीएसटी, एक तरफ से सरकार कह रही है कि जीएसटी का रेवेन्यू 165 लाख करोड़ पहुँच गया या 170 लाख करोड़ पहुँच गया, मैं चाहता हूँ कि वो और बढ़े, लेकिन जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों को मर्ज कर देना चाहिए। यदि एक कानून के हिसाब से ये है कि आज अपन रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और वहाँ पे यदि वो अपने को जीएसटी बिलिंग करता है तो वो जीएसटी जमा करा रहा है या नहीं जमा करा रहा है, इस बारे में सोचना चाहिए। तो सब चीज़ें जीएसटी और इनकम टैक्स को यदि जोड़ देंगे ना, तो मैं ये जानता हूँ कि और ज़्यादा रेवेन्यू मिल जाएगा। जैसे आज नॉर्मल की अपना यदि आज इनकम टैक्स 10 लाख रुपए बना और जीएसटी का इनपुट यदि अपने पास 50,000 रुपये का है, तो अपन 9,50,000 रुपये ही इनकम टैक्स में जमा कराएं। ये मेरा एक वो है। दूसरा क्या है कि हम जो छोटे व्यापारी हैं, हम लोग एक लास्ट पॉइंट जीएसटी का मतलब हमारे ये होता है कि परचेज करते हैं तो हमारा 18% टैक्स पहले ही लग जाता है, 18, 20, 24% जो भी जीएसटी है वो लग जाता है। तो सरकार को ये चाहिए कि जो जीएसटी का भी हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो उसके अंदर भी हम लोगों को क्या बेनिफिट दे सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट हाथों हाथ नहीं बिकता है। प्रोडक्ट बिकने में कभी 1 महीना भी लग जाता है, कभी 6 महीने भी लग जाते हैं। तो इसके लिए चाहिए कि सरकार अपने को क्या बेनिफिट दे सकती है, या कैसे इंटरेस्ट बैंक से हम लोगों ने जो सीसी वगैरह ले रखी है तो उसमें कैसे इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल सकता है। तीसरा मेरा एक पॉइंट ये है सर कि जो अभी हमारे शबीर साहब ने कहा कि रेट
हर प्रोडक्ट को क्या जीएसटी में ले लेना चाहिए। अभी तक क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे डीजल पेट्रोल वगैरह है उसको जीएसटी में नहीं ले रखा है। तब ऑल इंडिया वाइड जैसे हरियाणा के अंदर जीएसटी, हरियाणा के अंदर वेट बहुत कम है, गुजरात के अंदर वेट बहुत कम है, महाराष्ट्र के अंदर वेट बहुत कम है, राजस्थान के अंदर वेट बहुत ज़्यादा है। मोदी जी ने वादा जरूर किया था कि हम रेट कम कर देंगे, उन्होंने रेट कम की भी, लेकिन वो कोई इतना कम नहीं किया कि मतलब जो एक इक्वल होनी चाहिए। हरियाणा से गाड़ी भर के निकलती है, वो यहाँ पे आती है, तब तक तो मतलब अपने यहाँ और हरियाणा में कम से कम 6 रुपये लीटर का डीजल में फ़र्क है। गुजरात और अपने यहाँ पे यदि पेट्रोल की रेट की बात करें तो 8 रुपये लीटर का फ़र्क है। तो इस पे थोड़ा विचार किया जाए। धन्यवाद। हर व्यापारी इनकम टैक्स के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए जमा कराता है, उसको मैं ये चाहता हूँ कि सर पहले भी सरकार को कई बार हम लोगों ने मैसेज भेजे हैं कि पेंशन स्कीम भी चालू होनी चाहिए, क्योंकि 60-65 साल 70 साल तक आदमी काम कर लेगा, उसके बाद किसके पास जावे भाई। आज एक नॉर्मल सरकारी नौकरी वाला होता है उसको पेंशन मिलती है, आज व्यापारी को किस चीज़ का वो है भाई। व्यापारी ज़िंदगी भर कमा सकता नहीं है, क्योंकि उसमें वो एनर्जी रहेगी नहीं। तो मेरा ये सरकार से है कि प्लीज़ मतलब हम लोगों को इनकम टैक्स के नाम पे, जैसे आज हमने पूरी ज़िंदगी में यदि 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ जो इनकम टैक्स जमा करा है, तो उसका कुछ पार्ट वापस हम लोगों को रिम्बर्समेंट होना चाहिए। जी आप बताएं। आप सुखलाल साहू नाम है मेरा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीज़न का उपाध्यक्ष हूँ। हाल ही में कुछ वर्षों में हम लगातार देखते आ रहे हैं कि व्यापारियों के साथ सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होने वाली चीज़ें हो रही हैं, जिनमें मारपीट, लूटपाट, यहाँ तक कि मर्डर तक हो रहे हैं। पिछले राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने एक वकील प्रोटेक्शन बिल लाई थी। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार भी वैसा देश भर में व्यापारियों की सुरक्षा के लिए एक व्यापारी प्रोटेक्शन बिल लेके आवे, और इस तरह की हादसे में अगर किसी व्यापारियों की जान जाती है या कोई बड़ी उसके साथ ऐसी होती है तो उसे सरकार की ओर से सहयोग राशि मिले, ताकि वो अपने परिवार का जीवन यापन कर सके और अच्छे से अपना परिवार चला सके। बिल्कुल आप बताएं। मेरा नाम हिमांशु चावत, मैं उदयपुर फुटवेयर एसोसिएशन से हूँ। मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। सभी चीज़ें वैसे ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने कवर करी है, जो पॉइंट सरकार की तरफ से कम रहे। फिर भी एक चीज़ तो ये है कि जो एमएसएमई है, एमएसएमई में अभी तक सरकार ने मेनली मैन्युफैक्चरर्स कवर कर रखे हैं। ट्रेडर्स का उन्होंने नाम लेके हमारा रजिस्ट्रेशन तो कर रखा है, बट जो 45 डेज़ की सरकार की तरफ से ये होता है कि उनका पेमेंट होना चाहिए, वो ट्रेडर्स के ऊपर लागू नहीं है। तो उसमें ये होता है कि जो कंपनियाँ आगे वाली बड़ी कंपनियाँ, हम किसी भी बड़ी कंपनी का नाम जो ले रहे हैं, उनको जब पेमेंट करना होता है तो वो उन एमएसएमई रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स का पहले पेमेंट करते हैं, और हमारा उसमें नाम नहीं आता है। उस वजह से हमें और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई है, क्योंकि आज ये हो रहा था कि 60 दिन में सबका पेमेंट हो रहा था टाइमली। अब जब उनका 45 में होता है तो हमारा 75 पे चला जाता है। जबकि अभी जैसा कि बताया गया कि हम लोग माल इन्वेस्ट करके 3-3, 4-4, 6-6 महीने तक हमारे पास रख रहे हैं। 18% जीएसटी हमने पहले दे दिया। हमारा इन्वेस्टमेंट अगर पहले एक बिजनेस में 1 करोड़ रुपए था, आज वो 1.5 करोड़ रुपए हो गया है। और जो पूंजी हमारी क्रेडिट में चली गई है बड़ी बड़ी कंपनियों के पास, वो पहले अगर 1 करोड़ थी तो वो भी 1.5 करोड़ हो गई है। तो आज इस व्यापारिक माहौल में जब इतना वैसे ही हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, हमारे मार्जिन रिड्यूस हो गए हैं, हम लोग कैसे 1 करोड़ रुपए और लाके इन्वेस्ट करें और कैसे सर्वाइव करें और कैसे कॉम्पीट करें। फुटवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं आप। ऑनलाइन मार्केट से कंपेयर करें तो ऑनलाइन मार्केट में जो शू मार्केट में 500 में मिलता है वो वहाँ पर 300 में चला जाता है, तो डाइवर्ट होता है कस्टमर ऑनलाइन की तरफ। तो क्रेडिबिलिटी किस तरह से बढ़े, उनका विश्वास किस तरह से बढ़े और क्या होना चाहिए? इसके लिए सरकार को कोई ना कोई ऐसी स्टेप्स लेनी चाहिए कि जो भी ई कॉमर्स प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर या तो कोई एक्स्ट्रा सरचार्ज है, ऐसा कुछ होना चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो यहाँ तक आते आते ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में हो जाएं। अगर कोई जूता हम यहाँ हमारे शोरूम में 3 महीने 6 महीने तक लेके लगा के रख रहे हैं, सभी को दिखा रहे हैं, वो अगर हम यहाँ 1000 का बेच रहे हैं और सामने से आदमी को 900 का भी आएगा तो भी कस्टमर हमारे पास आके पहनेगा। बट अगर 1000 का जूता उसको 500 या 600 में ऑनलाइन से आएगा तो वो नहीं पहनेगा। तो हम ये नहीं कहते कि आप बराबर करिए, पर हम ये कहते हैं कि लैंडिंग कॉस्ट आते आते ऑलमोस्ट सिमिलर हो जानी चाहिए, ताकि कस्टमर हमारे पास आए और छोटा छोटा जो व्यापारी है उसको फ़ायदा मिले। एक चीज़ और मैं कवर करना चाहूँगा, मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा सरकार को, क्योंकि व्यापारियों की कमाइयाँ तो कम हो गई जो हो गई, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तरह तरह की नई नई बीमारियाँ आ गई है। और जब आप अस्पताल में जाते हो, एक छोटी सी सैनिटाइजर की बॉटल का मैं एग्जांपल दूंगा, जो मार्केट में 30 रुपये में मिलती है, अस्पताल में 300 रुपये में बिक रही है। तो जो इलाज आदमी का 40,000 रुपये में हो जाना चाहिए, वो इलाज का 1 लाख 1.5 लाख रुपये आदमी को देना पड़ रहा है। जब वैसे ही वो अपनी कैपिटल खा रहा है बैठ के कोविड के बाद से, तो कहाँ से आदमी इतना पैसा ला के मेडिकल
उसमें देगा। तो थोड़ा सा जो हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल का जो काम है वो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए कि इतनी लूटपाट ना हो उसमें। तो ये थे उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट, जिन्होंने अपनी अपनी जो तरह से जो परेशानियां पिछले कई सालों से झेली है, सरकारों से झेली है, और आगे सरकार से क्या उम्मीद है उनसे और क्या होना चाहिए इसके बारे में बताया। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।